नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के लिए यूपीटी पीटी 2023 के दृष्टिगत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आज से स्टार्ट हो रही है। आप सभी से जुड़ें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और खुद वीडियो देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि वीडियो देखने लायक है, जुड़ने लायक है या नहीं है। आने वाला जो भी 4 से 5 दिन जो रहेगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के साथ जो 15 तारीख से आपको और अच्छी चीजें दिखने वाली है, जैसे करंट अफेयर की अलग से वीडियो आएगी, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है। तो उसके लिए बेफिक्र होकर के आप लोग जुड़े चैनल से और इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, करवा लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया पहला प्रश्न? पहला प्रश्न आपका है, पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप या पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताओ भैया। ऑप्शन ए दे रखा है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हम इसकी बात करें तो पृथ्वी पर जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका है एशिया। कौन महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। बात क्लियर है? यह संसार का लगभग 29.9% भूभाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, वो 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अतः यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त जो है आपकी विषुवत रेखा गुजरती, यहीं से है विषुवत रेखा, यहीं से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कौन से? कर्क रेखा गुजरती है और यहीं से आपकी आर्कटिक रेखा भी गुजरती है। कौन सी? आर्कटिक रेखा भी यहीं से गुजरती है। मामला क्लियर है? अगर आपसे कोई कहे कि साहब ये बताइए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है मेरे दोस्त वो है आपका अफ्रीका। ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, ये अगर आपसे ये कोई कहे कि भाई यूरोप से अफ्रीका किस संधि के द्वारा अलग होता है, तो भैया ये होता है जिब्राल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? जिब्राल्टर के द्वारा ये संधि से अलग होता है। जिब्राल्टर संधि के द्वारा जो है यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों महत्वपूर्ण वृत्त जो है यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो ये चौथे नंबर का आता है। तीसरे नंबर पे आपको उत्तरी अमेरिका आता है, उसके बाद आपका जो है यूरोप आता है। मामला क्लियर भैया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया दूसरा प्रश्न? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है 12 अगस्त, ऑप्शन बी है 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 10 अगस्त, ऑप्शन डी है 29 अगस्त। बात करते हैं अगर हम 7 अगस्त से शुरू करते हैं, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हथकरघा दिवस। क्या? विश्व हथकरघा दिवस। विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। मामला क्लियर है? इसके बाद अगर आपसे बात करें कि जैसे 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त 10 अगस्त को आपका मनाया जाता है, जैसे इसमें 7 अगस्त महत्वपूर्ण आता है, महत्वपूर्ण से 7 अगस्त आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऊपर से 12 अगस्त को, तो यहाँ मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा, जैसे अब यहीं पे अगर आपसे ये कह दे कि भाई राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या पूछ ले आपसे? राष्ट्रीय युवा दिवस आपसे पूछ ले, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे कि साहब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, देखिए ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय मतलब ये मनाया जाता है भारत में। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है? तो भैया ये स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। इनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि जैसे आगे चल करके कि भाई जैसे 10 अगस्त कोई बहुत महत्वपूर्ण दिवस तो नहीं मनाया जाता है भैया, है ना। इस दिन जो है जैसे अगर बात करें 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लायन डे। ठीक है, वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। बात क्लियर है? अगर हम बात कर लें 29 अगस्त की, तो भैया 29 अगस्त को जो है यहाँ पर
मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके परिप्रेक्ष्य में, तो मेजर ध्यानचंद, किसके, मेजर ध्यानचंद के जन्मशती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मामला क्लियर हो गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद कौन थे, ये हॉकी के जादूगर थे और इनकी जयंती के दिन ये मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद हैं ये 3 दफ़ा इन्होंने जो है स्वर्ण पदक दिलाया ओलंपिक खेलों में। एक तो 1928 में दिलवाया था जब भारत गुलाम था, दूसरी दफ़ा 1932 में दिलवाया, वही जब रोम जे मैकडोनाल्ड आया था, इसमें अलग से जो है दलितों को आरक्षण दिया गया था। उसके बाद ये जो है 1936 में भी इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीतवाया था। बात क्लियर है। ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भैया इनकी आत्मकथा कौन सी है, अगर आपसे कोई कह दे कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा जो है ये गोल नाम से प्रकाशित हुई थी। किस नाम से, गोल, वही जो हॉकी में गोल किया जाता है, तो गोल नाम से इनकी आत्मकथा प्रचारित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। बात क्लियर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका है भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 3:5, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 2:4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, बात क्लियर है। इसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया, जैसे अगर यहाँ तिरंगे की बात करें, हो सकता है आपसे पूछ ही दे, तो ऊपर केसरिया होता है, हालांकि सबको पता है ये ऊपर केसरिया होता है, बीच में आपका सफ़ेद होता है, क्या होता है, बीच में आपका सफ़ेद होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो होता है गहरा नीला। क्या होता है, गहरा नीला। बात क्लियर है। अब यहाँ झंडे की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, ये आपकी लंबाई हो जाती है, और उधर से बात करें तो ये चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, अगर ऐसे आप लिखते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। बात क्लियर है। जो सफेद पट्टी है इसमें जो एक आप चक्र देखते होंगे, इसमें कितनी तीलियां हैं, तो इसमें कुल 24 तीलियां। कितनी तीलियां, 24 तीलियां हैं। ये भी हो सकता है आपसे पूछे, तो आप तैयार रहिए, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया, जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, तो इसकी जो तिथि है वो आपकी है 22 जुलाई। कब है, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया, ठीक है। इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाया जाता है। मामला क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:2, मतलब 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या भैया, चौथा नंबर है आपका भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए है आपका 122, ऑप्शन बी है 172, ऑप्शन सी है 178, ऑप्शन डी है 315। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई 122 में क्या है, अनुच्छेद 122 में क्या है, तो अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है। न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा, यह आपके बताया गया किसमें, यह बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में। 172 की बात कर लें भैया, तो अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि की बात कही गई है, ठीक है। अगर हम बात करें 178 की, तो 178 आपको पता है कि 178 से लेकर के राज्य के जो विधानमंडल के अधिकारी होते हैं 178 से लेकर के 187 तक उनके विषय में चर्चा की गई है, ठीक है। तो 178 में विधानसभा अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, इनके विषय में बात
की गई है और बचता आपका 315। तो आर्टिकल 315 में ही संघ लोक सेवक के गठन की बात कही गई है। ऑप्शन डी क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर लेते हैं। क्या 5वां नंबर भैया? 5वां नंबर है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर, निगम कर। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करते हैं कि इसमें कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। देखिए अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, ठीक है। सेवा, जैसे इसमें बात करें कि अप्रत्यक्ष कर है ना, जैसे इसमें बात करें आयकर है, सेवा कर है, संपत्ति कर है या निगम कर। आपको पता है निगम कर भी हम लोग प्रत्यक्ष देते हैं, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष देते हैं, इनकम टैक्स भी प्रत्यक्ष देते हैं, लेकिन कभी भी सेवा कर, जैसे जो सेवा के बदले हम लोग टैक्स देते हैं उसकी गिनती कभी हम लोग नहीं करते। सेवा कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। इस कर के भुगतान की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सेवा प्रदाता द्वारा लेन देन की अवधि में सेवा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए इसको नॉर्मल से लैंग्वेज में, जैसे आप गए किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने टेबल लगवाई और आपका टेबल लगाने वाले जो भी आए, आप उनको जैसे जो लास्ट में लेके आता है कि जैसे आप गए लास्ट में लेकर के आता बुक, उसमें वो लिया रहता है कि साहब आपने कितना, आपका जो रिसिप्ट लेकर के आता है कि साहब इसमें आपका खर्चा कितना हुआ। तो मान लीजिए आपका खर्चा हुआ 370 रुपये खर्चा हुआ। आपने क्या किया, 400 रुपया उसको दिया। पुनः वह वापस आता है और उसमें जो 30 रुपया बचता है, इसको कभी कभी जैसे आप चिरकुट टाइप के तो नहीं देंगे, ठीक ठाक आदमी है तो आप जो 30 रुपया क्या करते हैं उसको पुनः उसको लौटा देते हैं कि साहब ये तुम्हारा जो है, जो तुमने सेवा दी है इसके बदले है। आप ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज समझिए, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, ये सारे के सारे यूपीडब्ल्यूएससी में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 90 सेकंड, ऑप्शन बी 180 सेकंड, ऑप्शन सी 340 सेकंड, ऑप्शन डी 500 सेकंड। बताओ भैया। देखिए सूर्य आकाश गंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य तारा है। बात क्लियर है। पृथ्वी सहित जो जिसके चारों ओर पृथ्वी से 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इनके जो बीच की औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस जो है वो करीब 1496 और 5 टाइम 0 है, ठीक है, इतनी किलोमीटर है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे ये कहें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है, अगर आपसे ये तो डिस्टेंस हो गई, अगर हम आपसे कहें टाइम कितना लगता है तो ये लगता है करीब 8 मिनट 16.6 सेकेंड। आप देख लीजिए 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, तो 8 से 48 480, और उसमें अब इसमें देख लीजिए फिर अपना मिला करके लगभग कितना हो जाएगा। तो भैया इसमें अप्रॉक्सीमेट आपका 500 सेकेंड आ जाएगा। बात क्लियर है, 500 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। अगर हम इनकी बात करें, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। साइना नेहवाल, जैसे अभी कल की वीडियो आप देखेंगे तो हमने इसमें दिया था, ये यूपीडब्ल्यूएससी प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ ले। तो साइना नेहवाल जो है, साइना नेहवाल के विषय हम जान लेते हैं। इन्होंने ओलंपिक में, ओलंपिक का जो बैडमिंटन होता है, ओलंपिक बैडमिंटन में जो साइना नेहवाल है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला जो है, कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला जो है, ये आपकी साइना नेहवाल है। बात करते हैं मैरी कॉम की। तो मेरे दोस्त, जो मैरी कॉम है, ओलंपिक में मुक्केबाजी में, किसमें? मुक्केबाजी, ये सारे के सारे ओलंपिक जीती हैं। मुक्केबाजी में जो है, मुक्केबाजी ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली, मुक्केबाजी में क्या जीतने वाली? कांस्य पदक जीतने वाली, कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला आपकी मैरी कॉम है। बात कर लेते हैं पीवी सिंधु के विषय में। दो तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहली बात ये कि ओलंपिक बैडमिंटन में, पहला बात ये कि बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला, रजत पदक
जीतने वाली पहली महिला। ठीक है, एक तो ये हो गया फैक्ट। दूसरा फैक्ट आप जान लीजिए, दूसरा फैक्ट ये कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली, महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला जो है ये आपकी पीवी सिंधु है। ठीक है, और एक फैक्ट और जान लीजिए, इन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, पदक जीतने वाली पहली महिला जो है ये भी पीवी सिंधु। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो पहली बार ओलंपिक खेलों में इन्होंने पदक प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न लेते हैं, 8वां नंबर लेते हैं। 8वां नंबर क्या भैया, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान या 8वां स्थान? बात करते हैं कितने लोग हिंदी बोलते हैं पूरे विश्व में। तो मेरे दोस्त, इसमें अगर बात करें कितने लोग हिंदी बोलते हैं तो विश्व में बोले जाने वाले सर्वाधिक भाषाओं में तो आपको पता है कौन सी भाषा आती है, मंदारिन आती है। कौन सी? मंदारिन भाषा आती है, ये पहले नंबर पे आती है। मंदारिन बोले तो चीनी भाषा, चीन की जो भाषा है। ठीक है, इसको जो है करीब 14% लोग बोलते हैं। कितने परसेंट लोग? 14% लोग चीनी भाषा बोलते हैं। जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है स्पेनिश। कौन आती है? स्पेनिश आती है। और स्पेनिश को कितने लोग बोलते हैं? ये बोलते हैं 5.85% लोग। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो तीसरे नंबर पे आपकी आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी को बोलने वाले लोगों की संख्या जो है ये 5.52% है। बात करते हैं हम चौथे नंबर पे जो हमारी आती है, कौन सी आती है? हमारी भाषा, हमारी आन बान शान हिंदी आती है। और इसको बोलने वालों की संख्या कितना परसेंट है? 4.46%। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये किस नंबर पे आ रही है? ये आ रही है चौथे नंबर पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? चौथा। जो हिंदी है ये चौथे नंबर की बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे नहीं, इसको आप लिख लीजिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? कठिन प्रश्न है। इला भट्ट, जयप्रकाश नारायण, विश्वमोहन भट्ट, जोकिन अरपुथम। बताओ भैया इसमें किसको नहीं मिला है? देखिए हम बात करते हैं अगर किसकी रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। बात क्लियर है? यह पुरस्कार जो है ये प्रसिद्ध रोमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है यह फिलीपींस एशिया के व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है, ये अगर आपसे 2 चीज़ें पूछता है, एक तो स्थापना पूछता कि स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना है वो 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसमें किसको मिला है, तो जैसे इला भट्ट को मिला है। कब मिला है? 1977 में मिला है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बात कर लें तो जयप्रकाश नारायण को 1965 में मिला है। मामला क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात कर लें जेकिन अरपुथम की, तो इनको सन 2000 में मिला है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें विश्वमोहन भट्ट की, तो भैया विश्वमोहन भट्ट को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, बल्कि विश्वमोहन भट्ट को भारतीय संगीत की जो सबसे चूंकि भारतीय संगीत के प्रमुख एक महान हस्ती हैं, तो इनको सन 2002 में जो है, सन 2002 में पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। इनको रोमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। मामला क्लियर भैया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, 9वां प्रश्न आपका है भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां
नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताएं कि कौन सी नदियां हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, ऑप्शन डी है झेलम, यमुना और सतलज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि तिब्बत के मानसरोवर झील से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें अगर इसकी बात करें तो इसमें ब्रह्मपुत्र पहले नंबर पे आती है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, ठीक है। आपकी सतलज नदी भी वहीं से निकलती है, सतलज नदी, और आगे चल करके सिंधु जो नदी है ये भी आपकी वहीं से आती है, ठीक है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीन नदी आती है। मतलब ये कि आप यहाँ पे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर झील से करीब, जैसे ये मानसरोवर झील है तो ये मानसरोवर झील से करीब 80 किलोमीटर दूर से आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है। चेमयुंग डुंग हिमालय से निकलती है और तिब्बत में इसे सांग्यो नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप निकलती है और ये राकसताल से निकलती है। यहाँ पे मानसरोवर ये झील है और राकसताल स्थान यहाँ से है, यहाँ से निकलती है आपकी सतलज, ठीक है। सतलज निकलती है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। और अगर बात करें सिंधु नदी की तो मेरे दोस्तों जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के पास सांख्याबाब हिमनद से निकलती है। कहाँ से सिंधु नदी सांख्याबाब हिमनद से निकलती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसके प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं सिंधु नदी की वो सतलज, चिनाब, सतलज है, चिनाब है, रावी है और यहीं से आपका ब्यास निकलती है। बात क्लियर है। तो ये सारी उसकी नदियाँ हैं, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद मीर अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। ऑप्शन ए आपके पास बाबर है, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो मीर सैयद अली जो है ये किसके दरबार के चित्रकार थे। मीर सैयद अली की बात कर लें तो मीर सैयद अली जो है ये एक फारसी चित्रकार था। कहाँ का? फारस का था ये, ठीक है। फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तो उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकारों से हुई थी फारस के। कौन कौन से? एक तो सैयद मीर अली है और दूसरा जो चित्रकार है वो है ख्वाजा अब्दुल समद। कौन? ख्वाजा अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद, ठीक है। ख्वाजा अब्दुल समद से इनकी मुलाकात हुई थी। बात क्लियर है। इन दोनों से प्रभावित होकर के इनको अपना सहयोगी बना लिया और आगे चल करके जो है जो आपका हुमायूं है फिर इनके लिए जो है अलग से व्यवस्था करता है। और चित्रकारी का जो स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर के काल को, इसमें इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं के समय में। बात क्लियर है, हुमायूं के सहयोगी थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1759, ऑप्शन डी 1760। देखिए अगर हम बात करते हैं 1700 जैसे इधर 59-60 बेदरा और वांडीवास हो जाते हैं। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हो जाता है। लेकिन 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ती है। और नींव पड़ने के साथ जो घर का निर्माण होता है अंग्रेजी सत्ता का वो 1764 से होता है। 1759 और 60 में जो कमी बची रह गई थी, मतलब यहाँ पे जैसे फ्रांसीसियों को भगाया, डचों को भगाया, उसके बाद यहाँ से जो भारतीय राजा थे उनके अस्तित्व को सब खत्म कर दिया। अब भारत में एकमात्र शक्ति थी अंग्रेजी सत्ता की जो आगे चल करके कई सालों तक भारत पर राज की। उसका परिणाम था 1757 प्लासी के युद्ध, उसके बाद 1764 का जो बक्सर के युद्ध था 22 अक्टूबर को हुआ था। बात क्लियर है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। क्या भैया 13 नंबर प्रश्न है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। सोना की बात कर लेते हैं तो जैसे इसमें सोने के उत्पादन में जैसे पहले हम लोग बहुत पहले याद किया करते थे कि सबसे ज़्यादा सोना जो होता है वो जो कैवरलिक खान है दक्षिण अफ्रीका में वहाँ होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी वर्तमान में जो है बात करें सर्वाधिक सोना कहाँ है तो सर्वाधिक सोना जो है ये आपके चाइना में है, चीन में है, ठीक है।
सबसे बड़ा उत्पादक है, ये उत्पादक है, ये क्या है, ये उत्पादक है। और भैया सबसे बड़ा उपभोक्ता अगर पूछ ले, सबसे बड़ा उपभोक्ता, तो भूल कर भी मत भूलिएगा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, भारत है। ये भी यूपी ने आपसे पूछ रखा है कि विश्व में सोने का सर्वाधिक उपभोक्ता कौन है, तो भैया भारत है। अपना मामला क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर जो है, पहली बात तो इसमें पूछा उत्पादक पूछा है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या भैया, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH16, ऑप्शन सी NH4, ऑप्शन डी है आपका NH44। बताओ भैया क्या होगा इसका। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, यहाँ पे सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो है आपका NH44। यह कहाँ से आरंभ होता है, तो यह श्रीनगर से आरंभ होता है। कहाँ से? श्रीनगर से आरंभ होता है और कहाँ तक जाता है, यह जाता है आपके कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से आरंभ होता है, कन्याकुमारी तक जाता है, पूरा भारत के बीचों बीच से। ठीक है। जो इसकी लंबाई है, उसकी लंबाई है करीब 3745 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है मेरे दोस्त। अगर हम बात करें NH2 की, तो NH2 की लंबाई आपकी करीब जो है 1465 किलोमीटर है। NH16 की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो करीब 1448 है। और NH4 की बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो करीब 230 किलोमीटर है, 230 किलोमीटर। मामला क्लियर भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NH44। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या भैया, 15 नंबर ये प्रश्न कम से कम हम लोग अगर मिनिमम डिस्कस किए होंगे तो हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं। औसत एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8%, 10 से 11%, 15 से 16% या फिर 17 से 22%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें कि औसतन एक मानव शरीर में रक्त का जो शरीर की तुलना में जो वो होता है, स्थिति होती है, वो 7 से 8% की होती है। कितनी? अगर आप जो है जैसे आप 100 किलो के हैं तो आप में लगभग 7 से 8 लीटर खून जो है वो होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात कर लें रक्त की, तो रक्त पूछता है रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। मामला क्लियर। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त के वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है और इनका प्रमुख कार्य जो है उस शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के श्वसन अंगों के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के श्वसन अंगों तक पहुंचाना। रक्त का पीएच मान जो अगर पूछ ले आपसे, रक्त का पीएच वैल्यू कई दफा पूछा गया है, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 7.4 होती है। और अगर हम बात करें अम्लीय तक क्षारीय होता है, तो जाहिर सी बात है क्या होता है, यह होता है क्षारीय। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कुल कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन ए है GS ढिल्लन, ऑप्शन बी है श्रीमती मीरा कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर बलराम जाखड़, ऑप्शन डी श्री हुकुम सिंह जी। देखिए अगर हम इनकी बात करें तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो आपका रहा है डॉक्टर बलराम जाखड़ का। ठीक है। कब से कब तक? तो ये करीब 1980 से लेकर के 84 तक रहे। फिर 85 जैसे 84 से 1980 से 84 और फिर 85 से लेकर के ये रहे 89 तक। ठीक है। 85 से लेकर 89 तक रहे डॉक्टर बलराम जाखड़। बात क्लियर है। यद्यपि पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था तथा 8वीं लोकसभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष जो है वो बलराम जाखड़ थे। और इनका निधन जो है 2016 में हुआ है। और इनको कौन से मारे थे? तो ब्रेन स्ट्रोक था। ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, एकता अभ्यास किन 2 सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? भारत जापान, भारत इंडोनेशिया, भारत मालदीव, भारत यूके। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। अगर हम बात करें कि कौन सा युद्ध, चूंकि हम करंट अफेयर की बात करें, एक युद्धाभ्यास आपसे पूछा जाना लगभग तय है। ठीक है। तो अगर हम बात करें
भारत जापान के बीच में कौन सा हुआ है? तो भैया भारत और जापान के बीच में हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए जी मैक्स, एक एक करके हम आपको बताएंगे। जी मैक्स किसके बीच हुआ है? तो भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। मामला क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें भारत और इंडोनेशिया की, किसकी बात करें? भारत और इंडोनेशिया, तो इसमें आप याद कर लीजिए समुद्र शक्ति। कौन? समुद्र शक्ति जो है ये आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। भारत और मालदीव, यहाँ पे पूछा क्या है? अगर आपसे ये कहते कि भाई भारत मालदीव की बात करें, तो भारत और मालदीव में जो है वो होता है एकथा अभ्यास। क्या होता है? एकथा अभ्यास होता है। दोनों सेनाओं के बीच ये नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है। अगर हम बात करें भारत और यूके के बीच, ठीक है, तो अजेय वारियर क्या होता है? अजेय वारियर से जो है ये आपके भारत और यूके में होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत मालदीव के बीच कौन होता है भैया? भारत और मालदीव के बीच, या ये कहते हैं कि भारत मालदीव के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो ये होता है आपका एकथा अभ्यास। मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आपका आर्कटिक महासागर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें प्रसिद्ध जावा ट्रेंच की, तो प्रसिद्ध जावा ट्रेंच जो है ये मतलब ये कह सकते हैं सबसे गहरी है। ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई कहे विश्व का सबसे गहरा स्थल, विश्व का सबसे गहरा स्थल, ये प्रश्न आपसे कोई पूछते तो आप क्या जवाब देंगे? भैया विश्व का सबसे गहरा स्थल जो है वो है आपका मेरियाना गर्त। कौन है? मेरियाना गर्त है। बात क्लियर है। तो ये मेरियाना गर्त है, इसकी कितनी गहराई है? तो इसकी जो गहराई है वो करीब 11,022 मीटर है। ठीक है। ये प्रशांत महासागर सबसे मेरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा गर्त है। और बात कर लें अगर सुंडा गर्त की या जावा ट्रेंच की, तो भैया ये आपका जो है ये हिंद महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है हिंद महासागर में। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। हिंद महासागर के उत्तर पूर्व दिशा में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर लेते हैं भैया। क्या है? मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किसने किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, या इनमें से कोई नहीं? देखो भैया अगर हम इसकी बात कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा गांव मेरी धरोहर जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है मेरे दोस्त? तो मेरा गांव मेरी धरोहर जो ये योजना है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, यह योजना शुरू की गई है भारत के जो गृह और सहकारिता मंत्रालय, गृह एवं सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। बात क्लियर है? कब से शुरू गई है? तो ये शुरू हुई 27 जुलाई 2022 से। 27 जुलाई 2022 से जो है ये योजना शुरू की। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन जो है ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है, जिसका लक्ष्य है करीब सबको जो है सबको लगभग जो है सब तक अपनी पहुंच बनाना और सभी गांवों को जोड़ना जो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया इसके जो लोकार्पण किया या इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है आपके अमित शाह जी ने। क्या किया है? अमित शाह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। मामला क्लियर है मेरे दोस्त? अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी क्या है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, आपसे कुल 21 प्रश्न हमने लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2023 को निम्नलिखित नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की थी? ठीक है, बताओ भैया। अभी हाल ही में 5 जून को कौन सी योजना शुरू की गई? सुरक्षित शहरी परियोजना, MSME प्रतिस्पर्धा योजना, उसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अमृत धरोहर योजना। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछा जाता है, जैसे हम बात करें सुरक्षित शहर परियोजना की, तो भैया सुरक्षित शहर परियोजना जो है ये इसका जो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे या इसकी जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो तो श्री अमित शाह जी। कौन थे? श्री अमित शाह जी। ये श्री अमित शाह जी कहाँ पे किए? तो ये किए सुरक्षित शहर परियोजना की जो इसका वो है वो किए बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में किए।
ठीक है। अगर हम बात कर लें एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना, किसकी बात कर लें, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना की बात कर लें, तो मेरे दोस्त एमएसएमई जो ये प्रतिस्पर्धा योजना है, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम या मध्यम उद्यम मंत्रालय, इनके द्वारा ये एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना शुरू की गई, ठीक है। बात कर लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। तो भैया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये 10 अप्रैल 2023 को अमित शाह ने, कहाँ पे, अमित शाह ने क्या किया था मेरे दोस्त, जो अमित शाह हैं इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। और ये कहाँ से शुरू किया था, ये शुरू किया था आपके जैसे उधर साइड ये करते हैं, तो ये इनका जो बेसिकली उद्देश्य था वो था अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। बात क्लियर है। तो यहाँ के राज्यों कवर कर रहे हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अमृत धरोहर योजना की बात कर लें तो यही लागू हुई थी। इसके साथ एक और योजना लागू हुई थी जिसको मिष्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिष्टी बोले तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेजिबल इनकम। ये 2 योजनाएं जो है आपके 5 जून को शुरू की गई। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर और आखिरी प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, 21 नंबर आखिरी प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए है ओएनजीसी, ऑप्शन बी है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये बहुत पहले से करीब 1967 से ही जो है ये इसको नवरत्न कंपनी दर्जा दिया गया है। बात करते हैं रेल विकास निगम, मतलब इसको बोलते हैं RVNL, ठीक है। RVNL को जो भी अभी दिया गया है। और ONGC विदेश मंत्रालय जो है ये इसको भी अभी जो है ये किया गया है। तो ONGC और रेल निगम ये अभी हाल ही में किया गया है और बेसिकली जो है हाल ही में जो है नवरत्न कंपनी दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।